ट्वेल्थ फिजिक्स के फॉर्मूले जिन विद्यार्थियों को याद नहीं होते उनके लिए गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 अंकों के क्वेश्चंस फॉर्मूलों पर आधारित पूछे जाते हैं। इस वीडियो में ट्वेल्थ फिजिक्स से रिलेटेड संपूर्ण फॉर्मूले यहां पर हम देखेंगे। यह भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इन फॉर्मूलों पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं लालचंद कुमावत, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर, और इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स से संबंधित संपूर्ण फॉर्मूलों का संकलन किया है। इस वीडियो में उन फॉर्मूलों को हम समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि हमें इस वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, फॉर्मूले याद करने की कहां जरूरत है। तो विद्यार्थियों, 100% अंक अर्जित करने के लिए फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साथ में उनका यूज किस तरीके से करना है वो भी आपको आना चाहिए। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है कि अपने पास में कोई फॉर्मूला है, कुछ राशियां हमें दे दी जाती है, एक राशि हमें पूछ ली जाती है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को पूछा जा सकता है। फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है ग्राफ का, काय का क्वेश्चन हो सकता है। ग्राफ का जो प्रश्न है वो अपन तभी और केवल तभी कर पाएंगे जब अपन को फॉर्मूला अच्छे से याद हो। साथ में देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में हर साल कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से अवश्य पूछा जाता है कि निम्न में से सही सूत्र है या सही समीकरण कौन सा है। मतलब आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत फॉर्मूले, गलत समीकरण, गलत सूत्र के रूप में दिए जाएंगे। एक सही फॉर्मूला होगा, उनमें से चारों में से एक सही फॉर्मूले का चयन आपको करवाया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विद्यार्थियों, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप मात्रक विमा वाला प्रश्न भी आराम से कर पाएंगे। मात्रक वाला क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, विमा वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाएंगे। इसके साथ में फॉर्मूला याद है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप अच्छे से कर पाएंगे। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जैसे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना है। तो क्वेश्चन में तो सीधा सा अपन को आंसर पता है कि भाई विद्युत विभव का मान 0 होता है, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला आता है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी है, फॉर्मूला आपको आता है तो आप प्रतिबाधा का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपको एक एक अंकों वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप बारीकी से समझे, अंत तक देखें, ताकि आपको, मैं कहता हूं कि 15 से 20 अंक ही मैंने बोला है, वैसे एक्चुअल में यदि आपको फॉर्मूले ढंग से याद हैं तो आपको 15 से 25 अंक तक मिलने वाले हैं। यदि इनको यूज करना आपको आ गया तो कम से कम 15 और 25 नंबर तक के क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इनमें है ही है, इसके साथ में बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन, मात्रक विमा वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला फॉर्मूला हमारे पास में है Q बराबर +-NE। यह आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड है और यह है किसी वस्तु पर कुल आवेश, यह है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है तो उस पर धनावेश आएगा, किसी
वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकती है तो ऋणावेश, ऋण चिन्ह यहां पर आएगा। तो इस सूत्र पर, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में छोड़ देता हूं, उनका सॉल्यूशन आप जरूर करें। इस फॉर्मूले पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक कूलाम आवेश के तुल्य एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह एक अच्छा प्रश्न बनता है। अगला जो फॉर्मूला हमारा है वो कूलाम के नियम पर आधारित है। दो स्थिर बिंदुत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। साथ में यदि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक विमा आराम से निकाल पाएंगे। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में ये है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ये अपने पास में है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपको पूछी जा सकती है। साथ में एप्सिलॉन आर है, ये तो एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। इसके साथ में एक फॉर्मूला हमारे पास में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये एक अच्छा फॉर्मूला है, इससे आपको मात्रक विमा निकालनी आनी चाहिए। चलिए अब E की विमा निकालनी हो, E की विमा यदि आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर बात करेंगे E की विमा। E की विमा विद्यार्थियों ये जो फॉर्मूलों की सीट है वो काफी महत्वपूर्ण सीट है। F अपॉन में Q की विमा, F यहां पर बल है और बल की विमा होती है m1 L1 T-2, आवेश जिसकी विमा A1 T1, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा m1 L1 T, ये ऊपर जाएगा तो T की घात -1 सॉरी -3 और 1 की घात -1, तो ये आ गई हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा m1 L1 T-3 A-1। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो फॉर्मूला है उस पर आधारित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और हमारे पास में टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। देखो इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हर फॉर्मूले पर ही पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूले तो ध्यान रखना ही रखना है। इस पर आधारित ग्राफ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, ग्राफ E और R के बीच में कैसा ग्राफ होगा। तो देखिए ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से डिक्रीज होगा और तेजी से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तेजी से इसका मान कम होगा क्योंकि R है वो R और E दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशन होता है। E समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले आपके लिए तैयार किए हैं। चलिए अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये काफी अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर देखें वैद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है K2P अपॉन R क्यूब और निरक्ष पर होती है E बराबर KP अपॉन R क्यूब। इसके साथ में यहां पर आप ध्यान दें एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव यदि हम रख दें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर PE sin थीटा। साथ में देखिए वैद्युत फ्लक्स ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है।
इसका मात्रक वीमा आपको पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर देखो इंपॉर्टेंट पहले से ही आ गया है। इसका मात्रक और वीमा आपको आने चाहिए। मात्रक क्या होता है, इसकी वीमा क्या होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक वीमा आपको पता है तो आप विद्युत फ्लक्स का भी आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। वीमा भी आप इसी फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अनंत लंबाई के गाउस के नियम का अनुप्रयोग यहां पर हम लगा रहे हैं कि E बराबर 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन में R, ये अनंत लंबाई के समावेशित सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। यह है समावेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, इस पर आधारित ग्राफ का पर्सन इस तरीके से होगा। E और R के बीच में ग्राफ कैसा होगा, E और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां से आप देख लीजिए, E और R दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। यदि लैम्बडा और E के बीच का ग्राफ पूछा जाए, लैम्बडा और E के बीच का ग्राफ पूछा जाए तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती। इस कारण से यदि यहां पर आप ग्राफ देखें E और R के बीच का, तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों, फिर है एक समावेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। देखो, ये वाला सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि किसी गोलीय कोश, गोलीय खोल, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो शून्य होती है। ये आपको एबेसेडे में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो किसी खोखले गोले के अंदर जो कि एक समान रूप से आवेशित है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो थे पहले चैप्टर से संबंधित। अब मैं यहां पर दूसरे चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, कुछ फॉर्मूले आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर पाएं। देखिए, पहले है विद्युत विभव W/Q0, फिर है विद्युत विभवांतर W/Q0। यह है बिंदु आवेश के कारण। इस पर आधारित क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 50 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है। उसमें इस पर आधारित जो क्वेश्चन था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण, और यहां पर V और R के बीच में ग्राफ खींचे तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अनंत पर यदि आपको विद्युत विभव पूछा जाए तो R की वैल्यू अनंत रखेंगे तो V का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q इंटू V। U का मान किसके बराबर होता है, Q इंटू V। देखिए, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के लिए, कितने आवेशों के लिए, दो आवेशों के लिए, तो K Q1 Q2 बट्टे में R, ऐसा फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि दोनों आवेशों में से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक आवेश तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला आवेश है प्रोटॉन, तो एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है। ठीक है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि दो आवेश हैं, एक तो हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो आवेश है वो है प्रोटॉन। दूसरा क्या है, प्रोटॉन। उसके ऊपर प्लस में, इसके ऊपर माइनस में आवेश रहेगा तो इसके ऊपर किस में रहेगा, प्लस में आवेश रहेगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दोनों के बीच की दूरी कम कर दें, दूरी बढ़ा दें तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है तो इनका मान आ गया माइनस में। मान किस में आ गया, माइनस में। अब R का मान बढ़ाएंगे, यदि ये माइनस का चिन्ह नहीं होता तो U का मान घटता। U का मान क्या होता, घटता। लेकिन माइनस का चिन्ह होने की वजह से U का मान बढ़ेगा। U का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
जितनी भी अदिश राशियां हैं, जैसे विद्युत विभव है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इनमें मान चिन्ह सहित रखने हैं। सदिश राशियों में मान चिन्ह सहित नहीं रखने, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, इनमें आवेश की जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित नहीं रखनी। इसको आप बारीकी से समझ ले, अच्छे से समझ ले में। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्मूले पर आधारित भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में आपस में क्या संबंध होता है? तो E बराबर माइनस dV बाई dx। ये फॉर्मूला देखिए ऐसे भी हो सकता है, E वेक्टर बराबर माइनस dV बाई dr r कैप या n कैप यहां पर आपको मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। तो इधर सदिश राशि ऐसे मिल सकता है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल सकता है। इस पर आधारित क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में सही संबंध है। 3 गलत रिलेशन दिए जाएंगे, एक सही रिलेशन होगा जिसको आपको अच्छे से छांटना पड़ेगा कि सही कौन सा है। तो यदि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, E बराबर माइनस dV बाई dx, और वहां ऑप्शन में खोजने लग जाएं कि भाई इनमें तो कोई नहीं है, तो विद्यार्थियों ये जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से भी हो सकता है। सदिश के रूप में लिखेंगे तो इधर वेक्टर, तो इधर भी एन कैप, और अक्ष की जगह यहां पर तीनों अक्षें यदि मौजूद होती है तो उस स्थिति में अक्ष के स्थान पर आर भी लिया जा सकता है। तो फॉर्मूलों को अच्छे से समझ ले में। यह फॉर्मूला हमारे पास में है, विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव, देखो यहां पर भी एक अच्छा सा प्रश्न छुपा पड़ा है, इसको भी आप अच्छे से देख ले में। क्या प्रश्न है देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है वो है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपको अक्ष पर केपी अपॉन आर स्क्वायर और निरक्ष पर, यह महत्वपूर्ण है, निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। ये हमारे पास में कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाएं तो इतना काम करना पड़ेगा, और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसकी स्थिति ऊर्जा माइनस पी ई कोस थीटा या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के रूप में लिखी जाती है। देखिए एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला, C बराबर क्यू अपॉन वी, C बराबर क्यू अपॉन वी। देखो इस पर आधारित एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सही सूत्र है, सही सूत्र है, तो आप इस फॉर्मूले का आंसर आप मुझे जरूर बताना। देखिए इनमें से सही कौन सा है? Q बराबर C अपॉन में V, फिर B बराबर देखिए अपने पास में क्या है, V बराबर Q अपॉन में C, V बराबर क्या आ गया? Q अपॉन में C, फिर ऑप्शन C अपने पास में है, C बराबर Q इंटू V, और अंत में अपने पास में ऑप्शन की V बराबर C अपॉन में Q। ये अपने पास में देखिए इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। एक देखिए आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं, 1/2 Q इंटू वी, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो इन पर आधारित भी एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला प्रूफ करवा सकता है, या इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किसी संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। फिर देखिए संधारित्रों के संयोजन से संबंधित फॉर्मूले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं की सीधे योग के बराबर होती है।
फिर देखिए अपना थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, जिसमें आवेश Q, समय T, तो धारा हो जाएगी Q अपॉन T। धारा क्या हो जाएगी? Q अपॉन T। धारा घनत्व का फॉर्मूला I अपॉन में A। अब देखिए अपवन वेग और विद्युत धारा के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो VD बराबर होता है I अपॉन में ANE। और अपवन वेग और विभवांतर के बीच में क्या संबंध होता है? तो VD बराबर होता है -E टो अपॉन M V बाई L, या विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें तो यहां पर E आ जाएगा। ओके, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया। M अपॉन R, देखिए रो बराबर R अपॉन में L। एक फॉर्मूला प्रतिरोधकता का हम आगे भी देखेंगे, M अपॉन में NE स्क्वेयर टो। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। यह आ गया है कि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो बराबर M अपॉन में NE स्क्वेयर टो। NE स्क्वेयर टो विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या विशिष्ट चालकता है यह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ओम के नियम का सदिश रूप या सूक्ष्म रूप, जिसको हम J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर से भी पुट कर सकते हैं। ओके, ये ताप और प्रतिरोध के बीच में क्या रिलेशन होता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसके ऊपर आधारित तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि प्रतिरोधों का संयोजन इस बार बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के जो अपनी बुक है, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें मौजूद है, इसलिए आपको इनको समझना ही होगा, सोल्व करना ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में अलग अलग फॉर्मूले हैं। U बराबर Q इंटू V, VIT, I स्क्वेयर RT, या V स्क्वेयर अपॉन R इंटू T। इसके अलावा विद्युत शक्ति, जिसको हम P से लिखते हैं, इसमें T का जब हम भाग लगा देंगे तो VI, I स्क्वेयर R या V स्क्वेयर अपॉन R, ये विद्युत शक्ति के विभिन्न फॉर्मूले हैं। अब देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो W अपॉन Q, यह है संपूर्ण चक्कर में किया गया कार्य, और यह है संपूर्ण चक्कर में ले जाया गया आवेश। टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में रिलेशन, ये वाला रिलेशन भी आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है। V बराबर E माइनस IR होता है। यह है सेल से हम धारा लेते हैं उस समय, सेल से धारा लेते समय V बराबर E माइनस IR, और सेल को चार्ज करते समय, सेल को चार्ज करते समय देखिए क्या हो जाएगा, सेल के आवेशन के समय, सेल के आवेशन के समय, आवेशन के समय धारा की जो डायरेक्शन है वो पहले की तुलना में अपोजिट हो जाएगी। V बराबर E प्लस IR हो जाएगा। यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर E प्लस IR हो जाएगा। ओके, फिर देखिए सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r बराबर E माइनस V बट्टे में V इंटू में R के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए एक और किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम है। संधि नियम, देखो इन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि नियम का गणितीय रूप है तो समेशन I इक्वल टू 0। द्वितीय नियम, जिसको हम पास नियम भी कहते हैं, उसका गणितीय रूप है समेशन V इक्वल टू 0। ऐसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। एक हमारे पास में है व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध, कि जब इन दोनों रेजिस्टेंस का अनुपात इन दोनों रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता तो सर्किट में से धारा नहीं बहती, या सर्किट में से धारा नहीं बहती तब इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P बाई Q बराबर होता है R बाई S के।
तो उस स्थिति में आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 रेजिस्टेंस आपको दे दें, चौथा रेजिस्टेंस आपको पूछ लिया जाए, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये तो तीसरा चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो अपना चौथा चैप्टर है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और इस चैप्टर से संबंधित सबसे पहला जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो है बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम का जो गणितीय रूप है वो ये है, और इसका सदिश रूप भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा रूप पूछा जाता है? सदिश रूप पूछा जाता है। डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसके साथ में चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। बायो-सावर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग है धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला यह होता है, केंद्र पर पूछ लिया जाता है। कई बार किस पर पूछ लिया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर कितनी होगी? तो केंद्र पर फॉर्मूला यह है हमारे पास में, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्रिएट होने वाली है। इसी प्रकार से एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो है चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, जो कि म्यू नॉट समेशन आई के बराबर होता है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो ये फॉर्मूला अपने पास पर है, इस पर आधारित आपको ग्राफ खिंचवाया जा सकता है। बी और आर के बीच में क्या ग्राफ होता है? तो बी और आर दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विभिन्न फॉर्मूले हैं, कोई सा एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें जिससे आप इसका मात्रक विमा निकाल सकें, जिससे इसकी मात्रक विमा फाइंड आउट कर सके। वैसे तो जो रिजल्टेंट जो मात्रक आएगा वो तो टेस्ला है, क्या है? टेस्ला। लेकिन विभिन्न मात्रकों के टर्म्स में यदि लिखें तो आपको विभिन्न फॉर्मूले भी आने चाहिए। ओके, देखिए एम्पियर के नियम का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है कि मोटे धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चालक के बाहर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, पृष्ठ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल आर आ गया, और अंदर हो जाएगा स्मॉल आर के समानुपाती। यदि इनका ग्राफ खींचा जाए, इनका क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचा जाए, तो कैसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा? चलिए देख लीजिए। एक तरफ हम ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं दूरी, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अंदर तो क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के, बी और आर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे ही पृष्ठ पर पहुंचेंगे अधिकतम होगा, और पृष्ठ के बाहर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो घटती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अंदर तो समानुपाती है और बाहर व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, अगला फॉर्मूला देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखो इससे पहले परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। यहां पर आप समझे, ये जो म्यू नॉट है उसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और यहां से म्यू नॉट का मात्रक विमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ये जो फॉर्मूला है वो अपने आप में महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस स्मॉल एन को हम कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसके स्थान पर कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एल पुट कर सकते हैं। कैपिटल एन है कुल फेरे, एल है कुल लंबाई, तो ये फॉर्मूला इस रूप में आ जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक परिनालिका है जिसमें 2000 फेरे हैं, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, 1 मीटर लंबी है, तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा जा सकता है। फिर देखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल F बराबर QEB sin थीटा के रूप में, और यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है कोई आवेश तो उसका पथ हो जाता है वृत्ताकार। उस पथ की त्रिज्या, आवर्ती, आवर्तकाल, रेखीय आवर्ती, ये सब कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए।
ओके। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख दें तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं तो उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F बट्टे में L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे में D। I1 और I2 इन दोनों तारों में से बहने वाली धारा और D है दोनों के बीच की दूरी। D क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। ओके। फिर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण तो टो बराबर होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई धारावाही लूप रख दें तो उसके ऊपर बल युग्म आघूर्ण टो बराबर NIAB साइन थीटा काम करेगा, लगेगा, जिसको हम MB साइन थीटा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक धारामापी से रिलेटेड हमने विभिन्न फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। इन फॉर्मूलों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि देखिए साम्यावस्था की स्थिति में NIAB है वो C फाई के बराबर होता है। N है वो धारामापी में फेरों की संख्या, I धारामापी में से बहने वाली धारा, A है वो धारामापी में प्रयुक्त कुंडली का क्षेत्रफल और B चुंबकीय क्षेत्र में वो रखी हुई है। C ऐठनीयतांक है और फाई है वो साम्य स्थिति से विक्षेप है, विस्थापन है। धारा सुग्राहिता बराबर होता है फाई अपॉन आई, फॉर्मूला NAB अपॉन C। वोल्टेज सुग्राहिता हो जाएगी फाई अपॉन V जो कि NAB अपॉन CR के बराबर होगी। और देखिए जब किसी धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करते हैं तो एक समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध लगाते हैं, अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, उसका मान IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G है वो धारामापी का प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से धारामापी को जब वोल्टमीटर में रूपांतरित करोगे तो उसमें श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे? एक उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G के बराबर होती है। फिर देखें विद्यार्थियों चुंबकत्व एवं द्रव्य 5वें चैप्टर से संबंधित कुछ फॉर्मूले यहां पर अपने पास में है। पहला फॉर्मूला है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर NIA से लिखा जाता है। यदि इसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसी दंड चुंबक के लिए, छड़ चुंबक के लिए फाइंड आउट करें तो m बराबर QM इंटू 2L, जहां जो QM है उसको हम चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कहते हैं। देखिए चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम सेम, ये अपने पास में F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दो चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्रबलताएं QM1 और QM2 है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट के रूप में। यह है एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दंड चुंबक की अक्ष पर, ये दंड चुंबक की निरक्ष पर। तो ठीक है, जैसे किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं होती है, बल आघूर्ण होता है, सिमिलर टाइप के फॉर्मूले हैं। इनको एक बार आप जरूर देख लें, कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से आपको याद हो सकते हैं। विद्यार्थी तो कैसे याद हो, समस्या यह आती है कि याद नहीं होते, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो विद्यार्थी पहला काम तो है इनको एक बार समझें, तब जाकर ये याद होंगे कि कौन से फॉर्मूले में कौन कौन सी राशियां हैं। इनको एक कागज में लिख लें। मैं आपको इन फॉर्मूलों की PDF आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आप हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं बता दूंगा कि PDF आपको कहां से मिलेगी। अब वो PDF या तो आप प्रिंट आउट करवा लें या आप उसको नोट कर लें और फॉर्मूलों को अपनी जेब में रखें, तब तक रखें जब तक वो याद ना हो जाए। आप समय समय पर जब भी आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय मिलता है तो उन फॉर्मूलों को देखते रहिए कि हाँ भाई ये फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया, ये याद हो गया, आगे फॉर्मूले याद करते जाइए। इनको आप साथ में रखेंगे, बार बार देखेंगे तो अपना दिमाग भी कह लेगा या समझ लेगा कि इनको याद करना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, उनको इतनी बार अपने आंखों के सामने ले आओ कि दिमाग भी मान ले कि भाई इनको अब याद ही करना पड़ेगा। ओके,
तो विद्यार्थियों इन फॉर्मूलों की सीट आप निकलवा लें, अपने साथ में रखें और जब तक याद ना हो तब तक इनको अपने पास रखे, सिरहाने पर रख लीजिए। ओके, विद्यार्थियों याद तो करना ही पड़ेगा, समझते हुए याद कर लीजिए। फिर देखिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सेम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की भांति माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला भी सेम विद्युत फ्लक्स की भांति। यहां पर विद्युत फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ चुका है, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए वो शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए? शून्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। ओके, साथ में एक और महत्वपूर्ण राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, एकल चुंबकीय ध्रुव का यदि अस्तित्व होता तो गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता? तो 0 की जगह QM इंटू म्यू नॉट या म्यू नॉट इंटू QM आ जाएगा। एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता QM है तो उसको म्यू नॉट से गुणा करके हम पुट कर देंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले अपने पास में और हैं। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ चुका है, वो मुझे यहां दिखाई दे रहा है। ये रहा ये वाला फॉर्मूला कि काई एम और म्यू आर के बीच में सही संबंध है। एक बार बोर्ड एग्जाम में आप जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, उसमें यह पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकशीलता के बीच में एक सही संबंध कौन सा है? तो ये वाला सही संबंध है, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर में से हर साल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। विद्युत वाहक बल के कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आप याद करें, उनको अप्लाई करने का तरीका सीख लें। यहां से आपको स्वप्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक विमा भी दिमाग में फिट बैठा लेने हैं, क्योंकि इनके मात्रक विमा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में इन फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला फॉर्मूला फेराडे के दूसरे नियम से E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। गतिक विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BLV। फिर देखिए प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर स्वप्रेरण के कारण से, स्वप्रेरण की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है। ये अपने पास में कुछ फॉर्मूले हैं, एक एक करके मैं बताता हूं। स्वप्रेरण के कारण से विद्युत वाहक बल होता है E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से आप L का मात्रक विमा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस पर आधारित बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर ले। फिर है एन फाई बी बराबर एल आई, किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला है। धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और अनोन्य प्रेरण पर आधारित, प्रत्यावर्ती जनित्र पर आधारित प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र हमारे सामने हैं। फिर देखिए प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर में फॉर्मूलों की भरमार है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को एक बार आप जरूर समझ लें। देखिए हमारे पास में तात्क्षणिक मान धारा और वोल्टता का दे रखा है। पहले आधे चक्कर के अंदर धनात्मक अर्ध चक्कर में धारा का औसत मान प्लस 0.637 IM, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में इतना ही होता है लेकिन माइनस में, पूर्ण चक्कर में 0 होता है। तो कई बार क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा जाता है कि पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान खाली स्थान होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया।
तो वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान का सही सूत्र है, या इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखें प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण। उसमें मैं जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा तब धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का यह है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा है? शुद्ध प्रतिरोध, तो धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, धारा और वोल्टता में कलांतर शून्य होता है, शक्ति से Vrms इंटू Irms होता है। सीधी सी बात है, ये आप डेरिवेशन करोगे तो भी यही निकलेगा। आपको मैंने शॉर्ट में स्पीड तरीके से बता दिया है, आप इनको ध्यान रखें। शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा तब धारा का तात्क्षणिक मान Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 और शिखर मान Vm अपॉन अक्सल। अक्सल है, इसको हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। वोल्टता धारा में कलांतर पाई बाई 2 होता है। यह प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र। औसत शक्ति से जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तब शून्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र लगा होता है तब धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान देख लीजिए, धारा और वोल्टता में कलांतर माइनस पाई बाई 2, धारतीय प्रतिघात अक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ और औसत शक्ति क्षय होता है शून्य। औसत शक्ति क्षय कितना होता है? शून्य होता है। फिर देखें एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता सेम रहेगी, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। धारा की जो वैल्यू है Im साइन ओमेगा टी, प्लस में भी फाई हो सकता है और माइनस में भी फाई हो सकता है। ये फाई है वो कलांतर है जो कि टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर के बराबर होता है। शिखर मान Vm अपॉन में जेड के बराबर होता है। प्रतिबाधा की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर के रूट के बराबर होती है। औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला Vrms Irms इंटू कॉस फाई हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं अनुनादी परिपथ के बारे में। अनुनादी परिपथ पर आधारित भी छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके कुल प्रतिघात का मान कितना होता है? 0। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी होती है? आर के बराबर। वोल्टता धारा में कलांतर 0। धारा का तात्क्षणिक मान, क्योंकि यहां पर फाई का मान 0 हो गया तो Im साइन ओमेगा टी रह जाएगा। शिखर मान Vm अपॉन में जेड होता है, जेड का मान R होता है तो Vm अपॉन में R हो जाएगा। अनुनादी आवर्ती इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यह है एलसीआर अनुनादी पर कुछ बहुत बारीकी से पूछे जाने वाले बिंदु। इनको आप अच्छे से याद कर ले विद्यार्थियों। एकदम हमने एकदम सटीक तरीके से आपके लिए फॉर्मूलों की सीट तैयार की है, एक पैकेज तैयार किया है जहां से आप 15, 20, 25 अंकों तक अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक एक अंक महत्वपूर्ण है। इन फॉर्मूलों को आप दिमाग में फिट ही बैठा लीजिए, याद कर ही लीजिए। आप यदि इन फॉर्मूलों की सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस फॉर्मूलों की सीट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, फ्री में आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है Vrms Irms cos फाई। ये फॉर्मूला होता है। ये जो cos फाई होता है उसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। cos फाई को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। वैसे तो यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहिए था शक्ति गुणांक बराबर अपने पास में शक्ति गुणांक को हम cos फाई से लिखते हैं। ये होता है यहां से P एवरेज अपॉन में Vrms इंटू Irms। ठीक है, ये R अपॉन में जेड के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है? कई बार इस वाले फॉर्मूले पर आधारित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि R और अक्सएल अक्स सी आर इन तीनों की वैल्यू दे देते हैं, कोस फाई पूछ लेते हैं, वहां पर दिक्कत आती है।
तो यहां से इस फॉर्मूले R अपॉन जेड की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, और इस चैप्टर में फॉर्मूले तो वैसे बहुत कम है और बोर्ड एग्जाम में इन पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। विस्थापन धारा ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी या एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, मैक्सवेल की ये 4 समीकरण है। एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है वो काफी महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनके बारे में भी कि इनका जो व्यापक फॉर्मूले हैं वो ये हैं, व्यापक फॉर्मूले ये दोनों हैं। ये अच्छा प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है सी बराबर 1 अपॉन अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो ई वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के बराबर भी लिखी जा सकती है, ई एम बट्टे में बी एम के बराबर भी लिखी जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो अपना चैप्टर है वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। सबसे पहले हमने फॉर्मूला दिया है गोलीय दर्पणों के लिए। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, तो F बराबर R बट्टे में 2 होता है। मैंने साथ में देखो यहां पर भी पुट कर दिया है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को धनात्मक, फोकस दूरी को धनात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक, फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाएगा, क्योंकि दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, या इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे वहां पर आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से आनी चाहिए, अन्यथा आप सब कुछ फॉर्मूला आते हुए भी इनका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है और कुछ चीजें आपको ध्यान में भी रखनी होगी। जैसे मैंने यहां पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरियों के चिन्ह बताए हैं, वैसे ही आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस की जो फोकस दूरियां हैं उनके चिन्ह भी ध्यान में रखने होंगे। ये अपने पास में दर्पण समीकरण है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला h' बराबर होता है -v/u। ये स्नेल का नियम, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस निर्माताओं का सूत्र, ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। बोर्ड एग्जाम में ये चाहे तो खुद पूछ लिया जाए या इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में इस साल इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाना है। लेंस की शक्ति से संबंधित एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भी आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। यहां पर मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्याएं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी, ये सारा आपके सामने रखा है। ये लेंसों के संयोजन का फॉर्मूला है, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता। फिर देखिए अपने पास में है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में विचलन कोण, अपवर्तनांक का फॉर्मूला साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, न्यूनतम विचलन कोण का। फिर देखो हम यहां पर बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में अपने पास में 2 हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है d बाई यू, और यदि प्रतिबिंब है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तब 1 प्लस डी बाई एफ। ये आप दिमाग में फिट बैठा हो भाई, एबे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जब अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है तब डी बाई एफ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक फॉर्मूला तो ये होता है, और न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो डी बाई यू की जगह, जैसे डी बाई यू है ना, तो यहां 1 प्लस डी बाई एफ आया तो 1 प्लस डी बाई एफ ई आ गया। अनंत पर बनता है तो डी बाई यू की जगह डी बाई एफ आ गया, तो डी बाई यू ई की जगह डी बाई एफ ई आ गया। ओके, तो ये विभिन्न स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमताएं हैं। फिर उसके बाद में आप देखें अपवर्ती दूरदर्शी, इसका एक ही फॉर्मूला है -FO अपॉन में FE। एफ है ऑब्जेक्टिव लेंस या दर्पण की फोकस दूरी, यह है नेत्रिका की फोकस दूरी। क्योंकि जो परावर्ती दूरदर्शी उसमें ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम अगले चैप्टर तरंग प्रकाशिकी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित फॉर्मूले देखेंगे। मैंने एक एक करके फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। इन पर आधारित जो क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे भाई संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है, ठीक है। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयामों का अनुपात दे दें, आयामों का अनुपात पूछ लें, तीव्रताओं का अनुपात दे दें। तो इन पर आधारित ये फॉर्मूले जब आपको याद होंगे तो इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, वो आप अच्छे से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, फिर मैंने यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से संबंधित फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो विद्यार्थियों मुझे ये वाला लग रहा है, y बराबर डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला भी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस फॉर्मूले को मानता हूं। मैंने जो टॉप 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेकर आया, उसमें इस फॉर्मूले पर आधारित भी एक क्वेश्चन था। वो आपको लगा होगा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट मुझे इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना लग रही है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले रखा, सबसे आगे रखा। y बराबर डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। डेल्टा एक्स फतांतर, संपोषी व्यतिकरण के अंदर फतांतर n लेमड़ा, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर या अदीप्त फ्रिंज बनते 2n+1 लेमड़ा बाई 2 होता है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2। ये आप ध्यान रखें। विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो फतांतर है वो व्यतिकरण से जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ये मेलस का नियम है। मेलस के नियम पर भी आधारित क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो, मैंने मोस्टली हर फॉर्मूले के लिए कहा है कि अच्छा है, इंपोर्टेंट है। तो विद्यार्थियों है ही इंपोर्टेंट, क्योंकि इन पर आधारित कोई क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, एबीसीडी बनाकर पूछ लेता है। और जो बड़े वाले क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो उनमें या तो आपको ग्राफ पूछ लेंगे, सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे, गणितीय रूप पूछ लेंगे। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले आपको पेपर में मिलने वाले हैं, आपको पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम 11वें चैप्टर की ओर पहुंच चुके हैं। देखिए, कार्यफलन फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट, प्लांक का सूत्र है। ये महत्वपूर्ण मोस्ट वाला फॉर्मूला है। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 गलत ऑप्शन होंगे, एक उनमें से सही ऑप्शन होगा। तो उनमें ये वाला भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना, लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी, पी की जगह आप अंडूर में 2m के या अंडूर में 2m क्यू वी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य 12.25 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडूर वी भी लिखी जा सकती है। फिर जो अगला अपना चैप्टर है वो है परमाणु, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें संघट प्राचल और प्रकीर्णन कोण के बीच में ये रिलेशन होता है, और बोर्ड एग्जाम में इस रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब b 0 होता है तो थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, और जब b क्या होता है, अधिकतम होता है, तब थीटा हो जाता है 0। थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये अधिकतम, तो थीटा 0 हो जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर मॉडल की परिकल्पनाओं पर आधारित फॉर्मूले हैं। ये पहली परिकल्पना, ये दूसरी परिकल्पना और ये तीसरी परिकल्पना। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या है वो कक्षा के वर्ग के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। ओके, तो ये विभिन्न सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, और इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। ये एक अच्छा फॉर्मूला है जिस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपको कुल ऊर्जा दे दी जाती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पूछ ली जाती है। ओके, तो इनको भी आप अच्छे से दिमाग में रखें। फिर इसके बाद में अंतिम पेज पर पहुंच चुके हैं।
नाभिक वाले चैप्टर से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। नाभिक की त्रिज्या, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में अंतिम जो चैप्टर है वो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो इनमें भी कुछ फॉर्मूले आपके सामने मैंने रखे हैं जिन पर आधारित क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेवें, देख लेवें, समझ लेवें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।